ओके स्टूडेंट्स, सो हमने पिछले लेक्चर सीरीज चल रही थी जो अपनी, जिसमें हम आरसीसी के प्रीवियस ईयर के ईएससी के क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड हैं यूपीपीएससी एई और जेई में, वो हम कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और अच्छे बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन actual shear stress distribution is diagrammatically option A wholly parabolic, B wholly rectangular, C parabolic above neutral axis and rectangular below neutral axis, D rectangular above neutral axis and parabolic below neutral axis। तो क्वेश्चन में जो देखने लायक है कि पहली बात तो कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन की बात हो रही है, सिंपली रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात नहीं हो रही है। रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर कंक्रीट सेक्शन की बात हो रही है और साथ में एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ना कि वो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो अकॉर्डिंग टू कोड है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। अगर आप एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो अबव न्यूट्रल एक्सिस है वो पैराबोलिक होता है। ये जो पार्ट होता है ना, ये पैराबोलिक है, ठीक है। और बाकी जो बिलो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। ये जो है रेक्टेंगुलर पार्ट है, ठीक है। तो अगर एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है तो अबव न्यूट्रल एक्सिस पैराबोलिक, बिलो न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगुलर। बट अगर कह रहा है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड इट इज रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ, अगर आईएस कोड की माने तो रेक्टेंगुलर होता है ओवर द फुल डेप्थ, जैसे कि ये है ना। तो क्वेश्चन में पूछा अकॉर्डिंग टू कोड तो गया नहीं है, पूछा गया है एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन, द RC beam simply supported on all edges as in given figure is subjected to a total UDL of 12 kilonewton per meter square. The maximum shear force per unit length along the edge BC। पहले क्वेश्चन समझें कि ये बीम नहीं है, ये इधर पे क्या है, स्लैब है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्या है, स्लैब है, ठीक है। तो एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ये आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। ऑन और उस पर यूडीएल है कितने का, 12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का। कह रहा है कि मैक्सिमम शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ अलोंग बीसी, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं अपन। शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखिए एक बार फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए कि जो शॉर्टर एज है वो ये है, ठीक है ना। ये शॉर्टर एज है और ये लॉन्गर एज है। वो शॉर्टर एज के अलोंग जो है शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है अपने पास, ये सब जब हम आरसीसी कवर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आते हैं, है ना। तो एफ जो शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो शॉर्टर एज के अलोंग होता है वो 1/3 इंटू डब्लू जो कि यूडीएल होगा, यूडीएल लोड इंटू शॉर्टर स्पान और एलएक्स, ठीक है। और एफ अलोंग लॉन्गर स्पान क्या होता है, डब्लू इंटू शॉर्टर स्पान और एल एक्स इंटू आर अपॉन 2+r। आर क्या होता है, आर यहाँ पे होता है एल वाई बाय एल एक्स, एल वाई बाय एल एक्स इक्वल वो क्या होता है, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान। बट अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अलोंग शॉर्टर स्पान शियर फोर्स पूछा गया है। तो अलोंग शॉर्टर स्पान के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे 1/3 इंटू डब्लू, डब्लू की वैल्यू अपने को 12 गिवन है, 12 अपने रखी। एलएक्स की वैल्यू शॉर्ट स्पान की वैल्यू अपने को 4 गिवन है, अपन ने 4 रखी। इसके बाद अपने को क्या मिला, एफ शॉर्ट कितना आ गया, 16 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो यही अपना आंसर होगा, 16 किलोमीटर अपना आंसर होगा। बट अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछता, अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि शेयर फोर्स अलोंग लॉन्गर स्पान के अलोंग शेयर फोर्स बताइए आप, तो आपको क्या करना पड़ता, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता। उसमें आपको फिर आर कैलकुलेट करना पड़ता जो कि 1.25 होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप पुट करते 12 जो कि डब्लू है, एल एक्स अपने पास यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू शॉर्टर स्पान ही रखेंगे, ठीक है, इनटू आर अपॉन 2+r। आर क्या है 1.25 कैलकुलेट किया जो अपन ने प्रीवियसली, अपॉन 2+r।
तो यहाँ से जो अपने को वैल्यू मिलती 18.46, तो 18.46 आंसर हो जाता अगर यहाँ पर लॉन्गेस्ट स्पान के लिए पूछा होता तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, if a two-legged 8 mm diameter HYSD bar is used as shear reinforcement for a beam of width 230 mm and effective depth 300 mm, what is the nearest magnitude of the spacing of minimum shear reinforcement? ठीक है, अब पहली बात तो आपको मिनिमम shear reinforcement का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पूछ क्या रहा है, वो स्पेसिंग पूछ रहा है। स्पेसिंग, स्टरप्स की स्पेसिंग कितनी होगी, मिनिमम शीयर रीइंफोर्समेंट अगर अपन प्रोवाइड करते हैं, उसने बीम की विड्थ दे रखी है, ठीक है, आपको डेप्थ दे रखी है, ठीक है, और HYSD बार बता रखे हैं, ठीक है, 8 mm के हमने क्या यूज़ करे हैं, ठीक है, 2 लेग्ड स्टरप यूज़ करी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपको कोड में ये फॉर्मूला पता है, ये कोड ने फॉर्मूला देखेंगे आप IS 456-2000 में, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ASV की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2 लेग्ड है तो 2 × π/4 × 8, ये 8 आपको गिवन है, 8 mm का स्क्वायर, तो अपने पास क्या आ जाएगा 100.48 mm स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ASV की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ ASV इज नोन टू अस, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट SB, आपको स्पेसिंग निकालनी है, तो 100.48 आपने ASB की वैल्यू यहाँ से 100.48 रख दी, बीम की विड्थ 230 mm आपको गिवन है, ठीक है, SB आपको कैलकुलेट करना है 0.4/0.87 FY की वैल्यू 415 HYSD बार गिवन है। तो यहाँ से आपके पास जो SB की वैल्यू आ जाती है वो क्या आती है कि स्पेसिंग शुड बी लेस देन 394.23 mm, ठीक है, क्या आंसर अपना मैच कर रहा है, SB 394.23 mm से कोई कम स्पेसिंग है क्या अपने पास, हाँ है, कितनी है 390 mm, तो 390 mm क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, now next question we have, a rectangular beam of width 230 mm and effective depth 300 mm is proposed to carry a bending moment and a shear force of 120 kN and 270 kN respectively. If M30 grade of concrete and Fe415 steel are used for which tau max is equal to 3.5 MPa, which one of the following statement is correct? It can be designed as a singly reinforced under reinforced section. It can be designed as a doubly reinforced section. The section is unsafe from shear consideration. It can be designed as a doubly reinforced section, but it is unsafe from shear consideration. मैं अपने को क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको हम एक बीम सेक्शन दे रहे हैं जो कि 230 mm विड्थ का है और डेप्थ उसकी 300 mm है ना, तो वो कह रहा है कि आपको इस डायमेंशन का हम बीम डिज़ाइन करने के लिए दे रहे हैं और आपको डिज़ाइन करना है 120 kN बेंडिंग मूवमेंट के लिए और शियर फोर्स 270 kN के लिए, ठीक है, ये दोनों वर्किंग मूवमेंट है और वर्किंग शियर फोर्स है, ठीक है, बट आपको ये बताना है कि ये बीम सिंगली रीइंफोर्स्ड होगी कि डबली रीइंफोर्स्ड होगी, और साथ ही टाउ मैक्स की वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये भी बताना है कि ये बीम जो आप डिज़ाइन करोगे वो सेफ इन शियर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपको अगर बीम की डायमेंशन गिवन है तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक डेफिनेट अमाउंट तक ही मूवमेंट ले सकती है। अगर आप सिंगली रीइंफोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो, है ना, अगर आप सिंगली रीइंफोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो एक डेफिनेट अमाउंट तक ही मूवमेंट लेगी। उससे ज़्यादा अगर आपको मूवमेंट उसको देना है तो आपको डबली रीइंफोर्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग है कि सिंगली रीइंफोर्स डिज़ाइन करोगे कि आप डबली रीइंफोर्स डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो आपको एक डेफिनेट डायमेंशन के लिए वो मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो मैक्सिमम मूवमेंट एक सिंगली रीइंफोर्स बीम झेल सकती है, ठीक है। सो ओके, देखिए, मैक्सिमम मूवमेंट अगर आप सिंगली रीइंफोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो MU मैक्स क्या होता है सिंगली रीइंफोर्स के केस में, अगर Fe415 है तो 0.138 FC के BD² होता है, ये आपको पता है MU मैक्स और बैलेंस्ड M बैलेंस्ड,
ठीक है। अब यहाँ पे एफ सी की वैल्यू 30 गिवन है आपको, बी की वैल्यू 230 गिवन है, डी की वैल्यू जो कि इफेक्टिव डेप्थ है उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है 300 है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एम यू मैक्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि सिंगली रीइंफोर्स अगर आप डिज़ाइन करोगे भैया तो उसने बता दिया है कि इतना ही मूवमेंट ले पाएगी, कितना 85.69 किलो न्यूटन मीटर ही मूवमेंट ले पाएगी। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितना मूवमेंट रजिस्ट करवाना है। क्वेश्चन तो कह रहा है कि 120 किलो न्यूटन वर्किंग मूवमेंट डिज़ाइन वर्किंग मूवमेंट आप के लिए डिज़ाइन करना है, बट इसमें आपको 1.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 180 किलो न्यूटन आएगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको फैक्टर्ड मूवमेंट से कंपेयर करना है। जो यहाँ पे फॉर्मूला देता है आपको आंसर वो फैक्टर्ड मूवमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैक्टर्ड मूवमेंट से कंपेयर करने के लिए फैक्टर्ड मूवमेंट ही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, 180 किलो न्यूटन इज दी फैक्टर्ड मूवमेंट। अब आपको 180 किलो न्यूटन फैक्टर्ड मूवमेंट रिक्वायर्ड है, इतना आपको रिक्वायर है, समझ के चलना। ठीक है, बट आप इतना ही प्रोवाइड करवा पाओगे अगर आप सिंगली रीइंफोर्स दोगे। 85.69 किलो न्यूटन ही प्रोवाइड करवा पाओगे आप। ठीक है, अगर सिंगली रीइंफोर्स बीम दे रहे हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। इस केस में आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वी नीड टू प्रोवाइड डबली रीइंफोर्स बीम। सीधी सी बात है, आपको डबली रीइंफोर्स बीम डिजाइन करनी पड़ेगी। आप ये कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट वी है आपको शेयर के लिए चेक करना है कि जो 270 किलो न्यूटन का जो शेयर फोर्स आ रहा है उसके लिए बीम सेफ है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को निकालना पड़ेगा। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला कोड के अकॉर्डिंग वी यू अपॉन बी डी होता है। जो वी यू होता है वो फैक्टर्ड शेयर फोर्स होता है, याद रखना। तो फैक्टर्ड शेयर फोर्स में ये जो 270 किलो न्यूटन है ये क्या है, वर्किंग शेयर फोर्स है। आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपके पास क्या आ गया, ये होल में आपके पास आ जाएगा क्या, फैक्टर्ड शेयर फोर्स अपॉन बी इंटू डी। बी कितना है, 230 है। ठीक है, डी आपके पास कितना है, 300 है। तो आपके पास ओवरऑल जो टावी की वैल्यू आ जाएगी 5.86 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको टाउसी मैक्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और कोड ये कहता है कि अगर आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस अगर टाउसी मैक्स से ज़्यादा आ जाता है ना, तो वो बीम जो है डायगोनल कंप्रेशन में फेल कर जाती है। ठीक है, डायगोनल कंप्रेशन में फेल कर जाती है और नॉट सेफ इन शियर रहती है, नॉट सेफ इन शियर रहती है। ओके, नाउ अब कंक्लूजन आपके पास दो हैं। एक तो एक आपको डबली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन करनी पड़ेगी अगर आपको 120 किलोमीटर मीटर का आपको बेंडिंग मूवमेंट रजिस्ट करवाना है, वर्किंग बेंडिंग मूवमेंट, और बीम सेफ इन शियर नहीं है। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ओके, देखिए डी ऑप्शन अपने को मिलता है, इट कैन बी डिजाइंड एज ए डबली रीइंफोर्स सेक्शन बट इट इज अनसेफ फ्रॉम शियर कंसिडरेशन। ओके, so this is the best question that can be asked in exam. Okay, now next question we have, okay, the maximum permissible shear stress tau c max given in BIS 456 1978 is based on diagonal tension failure, diagonal compression failure, flexural tension failure और flexural compression failure। ठीक है, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है। देखिए आपको 3-4 केस समझने पड़ेंगे। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो आप निकालते हो व्यू अपॉन बी डी से, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू टाउसी मैक्स, अगर उसकी वैल्यू 0.5 टाउसी, ठीक है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ जो की होती है, जो कोड में गिवन टाउसी की वैल्यू जो है वो अपने को कोड में गिवन होती है। ठीक है ना, अगर जो अपना नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है वो 0.5 टाउसी से कम अगर होता है तो अपने को कोई भी शेयर रीइंफोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर अपना टाउ बी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस 0.5 टाउसी से टाउसी के बीच में होता है तो आप मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट देते हैं। और अगर आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउसी से टाउसी मैक्स के बीच में होता है तो आप शेयर रीइंफोर्समेंट को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करते हैं। और वो कितने के लिए करते हैं, टाउसी माइनस टाउवी इंटू बी डी, ये शेयर फोर्स आता है और उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। बट अगर आपका अगर टाउवी है, अगर वो टाउसी मैक्स से ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो बीम क्या होती है, डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर दे देती है। ठीक है, बीम डायगोनल कंप्रेशन में फेल हो जाती है। ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है, अगर मान लो आपने क्या किया कि टाउवी आपका अगर टाउसी मैक्स से ऊपर आ रहा है
तो आपने क्या किया, अगर मान लो शियर कैपेसिटी उतनी प्रोवाइड कर दी, अगर उतनी प्रोवाइड कर दी तो अब क्या होगा, बीम जो है डायगोनल टेंशन में तो सेफ हो जाएगी, बट जैसे ही आप लोडिंग करोगे शियर फोर्स आएगा तो वो डायगोनल कंप्रेशन में फेलियर हो जाएगा, मतलब डायगोनल कंप्रेशन पहले अचीव हो जाएगा डायगोनल टेंशन से। इसलिए ये जो मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस है डायगोनल बेस्ड होता है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर पे। ओके, सो आपको ये याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मिनिमम शियर reinforcement इन बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रप्स। अब कह रहा है कि आप जो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट देते हैं, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट कब देते हैं, जब जो टाउ वी की वैल्यू होती है 0.5 टाउ सी से टाउ सी के बीच में होती है, तो आप क्या करते हैं, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट देते हैं। अब वो कह रहा है कि क्यों देते हो आप। ऑप्शन ए, टू रेजिस्ट एक्स्ट्रा शियर फोर्स ड्यू टू लाइव लोड, बी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, सी टू रेजिस्ट प्रिंसिपल टेंशन, डी टू रेजिस्ट शियर क्रैक्स एट द बॉटम ऑफ बीम। तो देखिए, अगर आप मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट देते हैं तो वो बहुत सारे चीज़ों को फुलफिल करता है, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज अगर अपन देखें तो वो 5-6 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको फुलफिल करता है, अपन पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले क्या होता है कि मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट पर्पस जो प्रायोरिटी वाइज है वो डायगोनल टेंशन और प्रिंसिपल टेंशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। और अगर रेजिस्ट कर रहा है डायगोनल टेंशन को तो डायगोनल टेंशन के कारण ही डायगोनल क्रैक्स आते हैं, तो वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है डायगोनल क्रैक्स को। ये प्राइमरी फंक्शन होता है मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट, याद रखिएगा। मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो डायगोनल क्रैक्स और डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करना होता है। बस आपका आंसर यहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे टू रेजिस्ट प्रिंसिपल टेंशन, दैट इज़ योर आंसर। बट आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि और कौन कौन से पर्पस होते हैं मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट के, तो अपन पढ़ते हैं उसके आगे कि जो सेकंड प्रायोरिटी वाइज में फंक्शन या पर्पस होता है मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का, वो होता है सडन फेलियर को रोकना। सडन फेलियर को रोक रहा है मतलब क्या कर रहा है, डक्टिलिटी को एंश्योर कर रहा है, ठीक है। डॉवल एक्शन मतलब कि प्रोवाइड डॉवल एक्शन, मतलब कि टेंशन रीइंफोर्समेंट अगर अच्छा होगा तो डॉवल एक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट का पर्पस होता है डबल एक्शन प्रोवाइड करना। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्रीप श्रिंकेज टेम्परेचर क्रैक्स को भी रेजिस्ट करता है, ठीक है। सेकेंडरी टॉर्शन है, ये टेंशन नहीं है, टॉर्शन है, ठीक है ना। ये क्या है, टॉर्शन है, ठीक है। इधर पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। सेकेंडरी टॉर्शन को भी रेजिस्ट करता है, ठीक है। होल्ड मेन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, मेन रीइंफोर्समेंट को होल्ड करता है और एक्ट एज टाइज फॉर कंप्रेशन स्टील, ठीक है। कंप्रेशन स्टील के लिए एक्ट एज ए टाई करता है, मतलब कि उनको बांध के रखता है कंप्रेशन स्टील को। तो ये सारे पर्पस होते हैं, ठीक है ना। आप ये सारे पर्पस याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।